हेलो एवरीवन, क्विक रिवीजन में हम लोग आज का क्वेश्चन करेंगे। व्हाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर कॉपर एंड सीआर आर एनॉर्मसली हाई। मतलब कि अगर हम ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो कॉपर और क्रोमियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन उस पर्पज से है जब आप सब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, 3 या 4 नंबर, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाएगा, तो उस हिसाब के से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं किसी भी मेटल या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से, जब हम कोई पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, किसी भी मेटल को मेटल आयन बनाने में जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम इसी प्रोसेस में, अब पहले यहाँ पे 4 थे, अब यहाँ पे 3 बचे, इसी प्रोसेस में हम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या थी? ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी। यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो एनर्जी लगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगी वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम दोबारा से उसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। और जब ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा ट्रांजिशन मेटल में तो उसमें कॉपर और क्रोमियम ऐसे मेटल होंगे जो सबसे अलग थलग काम कर रहे होंगे, या फिर कह सकते हैं सबसे अलग अपना बिहेवियर शो कर रहे होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये फिगर हटा देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे जनरली जनरल वे में सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई ही होती है, सबके लिए हाई होती है। अगर हम सोडियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दें, फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो जो सोडियम प्लस मिलेगा हमें वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब हम इसके, जो ये आउटर मोस्ट का एक निकल गया, अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक निकालना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी की भी बात करें, किसी भी मेटल की बात करें या किसी भी एलिमेंट की बात करें, उसके हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सबके लिए हो गया। तो जनरली क्या लिख लेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉर्मली हाई। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज नॉर्मली हाई। तो हम क्या करते हैं, ये रिटन वाला पोर्शन लिख लेते हैं और आपको फिर पूरा ध्यान समझाने पे देते हैं। तो पहले इतना समझ लेते हैं कि जनरली हमने ये कहा कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है नॉर्मली हाई होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एलिमेंट, एलिमेंट साइज डिक्रीजेस। ठीक है, एलिमेंट का साइज डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब ऐसा हो रहा है, सो द आउटर इलेक्ट्रॉन फील स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम लोगों ने आधा पैसा दान दे दिया। ठीक है, हमारे पास 50% बना, तो अब हम कंजूसी से काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास 100 रुपए थे, हमें लगा बहुत सारे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 50 रुपए की आइसक्रीम खा ली, फिर 50 बचे। ठीक है, अब 50 सोचा कि इसको बचा लेते हैं, इसको खर्च नहीं करते। ठीक है, कल काम आएंगे, परसों काम आएंगे, जो भी है। या फिर जिनके पास बहुत सारा पैसा, उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 करोड़ है, हमने 50 करोड़ दान दे दी, अब हमारे पास ऑलमोस्ट आधा पैसा है, अब हम इस पैसे को 50 करोड़ को क्या करेंगे, बचा के काम करेंगे। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो बाकी
इस केस में क्या हुआ, जब पैसे की बात हुई, उस केस में हमारा क्या मन बात कर रहा है, मन कर रहा है, इनर जो सोल है हमारा या इनर थिंकिंग है वो कह रही है कि पैसे कम खर्च करेंगे। तो हमने क्या किया, अपने जो भी एनर्जी थी उसको कंज्यूम करके रखा, ठीक है, जो भी पैसा था उसको बचा के रखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी वो अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका है एलिमेंट, एलिमेंट क्या करे, अब न्यूक्लियस क्या, एलिमेंट का न्यूक्लियस क्या करेगा, जो बाकी इलेक्ट्रॉन है उनको अपने तरफ समेट के रखेगा, तो उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा रिस्पेक्ट टू जब हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हुई थी, फर्स्ट आयनाइजेशन नहीं हुआ था तब। तो अब second electron, so the outer electron feel strong pull towards the nucleus and greater energy is required to pull out the second electron। अब हमें second electron निकालने के लिए, अगर हम 50 करोड़ पहले दे चुके हैं और 50 करोड़ हमारे पास है, अब हम इस 50 करोड़ से किसी को 25 करोड़ देना चाहें तो उसके लिए हम शर्तें रखेंगे बहुत सारी, ठीक है। कोई हमसे ले रहा है तो हम शर्तें रखेंगे, ऐसा करना 10% पे हमें इसको वापस कर देना, ठीक है, या फिर 20% पे हमको इसको वापस कर देना, या फिर बॉन्ड भरवा लेंगे कि इतने दिन में हमें वापस करा लें। तो ऐसा हम कुछ ना कुछ करेंगे कि हमारा पैसा हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ऐसा ही ये क्या करता है, एलिमेंट क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो हाई कर देते, कंडीशंस हाई कर देते, जिसकी वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है, लेकिन मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब हम बात कर रहे हैं, हमारे बात हो रहा है क्रोमियम और कॉपर का, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्रोमियम की बात आई तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो हमने इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1 ऐसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया। ऐसा क्यों किया, यहाँ पे तो जगह थी, फिर हमने यहाँ क्यों रख दिया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने क्रोमियम को एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना था। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, या तो फुल फिल्ड होती है या तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो ये है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पे जब कॉपर की बात करेंगे तो यहाँ पे 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर के पास, तो इसके पास भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो यहाँ पे 11 करेंगे, जगह ही नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ एक दे दिया, और ये क्या हो गया, ये फुल्ली फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब जब आयनाइजेशन की बात आई तो हमने क्या किया, पहला तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिया दोनों का, बहुत इजीली निकल गए, बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं देनी पड़ी। जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने आए तो हमने देखा कि ये वाला ऑर्बिट तो इनका कम हो गया है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, साइज जिस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उस आउटर मोस्ट शेल से ही हम एटॉमिक साइज देखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे मान लो 4 है, वैसे 4 नहीं होंगे, 8 ही होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस मेटल का या एटम का कह सकते हैं, एटम है कोई, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इसका साइज मेजर किया जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब इस वाली शेल से इसका साइज मेजर किया जाएगा। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, तो 4s निकल गया। अब हम अंदर वाली शेल से, क्योंकि जो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था वो ऑलरेडी चला गया है, अब यहां से हम इसकी मेजर करेंगे तो साइज तो डिक्रीज कर गया, साइज जब डिक्रीज कर गया तो जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। जब अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ खींचता है। तो जब हम देखते हैं कि हम इनर मोस्ट, इससे इनर वाली शेल पे आते हैं, इससे इनर वाली शेल पे आते हैं, तो पहले ही उसके पास अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स है या अट्रैक्शन है, उसके पास ऑलरेडी ज्यादा
हम स्ट्रॉन्ग पुल फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये हाफ फिल्ड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, मोर स्टेबल या कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। तो जब ये मोस्ट स्टेबल है तो ये तो जो पहले ही स्टेबल कंडीशन में है, मतलब किसी ने क्या किया, मेरे पास 1 करोड़ 1 रुपया है, तो हमने 1 रुपया दे दिया। अब 1 करोड़ रुपए जो है मेरे पास, वो मुझसे कोई जल्दी से निकलवा नहीं सकता, ठीक है। या फिर मेरे पास 1 करोड़ है, मैं कहूँ मुझे एक रुपए दे दो, तो इजिली दे देंगे, ठीक है। तो अब वो नहीं, हमने उसका एफडी करा दिया, ठीक है। तो ये एक तरह से एफडी हो गई, बहुत ही स्टेबल कंडीशन में होगी, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है, लेकिन जो अब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत हाई लेवल की देनी पड़ेगी, ठीक है। अब जो इनका एनॉर्मलस बिहेवियर था या एनॉर्मलसली हाई इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो इसीलिए थी क्योंकि इसका हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, इसका कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी 2-3 लाइन लिखेंगे, इतना पहले नोट कर लिया होगा, होप सो। और ये सारी क्वेश्चन जो क्विक रिवीजन में ऐसे क्वेश्चन हो रहे होंगे, वो 3 से 4 नंबर के बीच पे होंगे, जो आपको सब्जेक्टिव टाइप जितने भी इस समय एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें हेल्प करेंगे, जैसे EMRS, KVS, LT ग्रेड, ठीक है, ये उस लेवल के ही हैं। तो इतना समझ में आया होगा, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। तो जो कॉपर है और क्रोमियम है, वो अगर अपना फर्स्ट आयन रिमूव कर देते हैं तो वहां पे क्या बचेगा, Cr3p6 3d5, और ये हट चुका है क्योंकि अब इसका साइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो हम इसको साइज में नहीं इंक्लूड करेंगे, ऑर्बिटल तो बना रहेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वापस तो उसको तो जगह चाहिए ना, ठीक है। तो कॉपर है, निकल गया, कॉपर का भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वजह, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो क्रोमियम और कॉपर की होगी वो बहुत लो होगी, या फिर कह सकते हैं बहुत ज्यादा हाई नहीं होगी, ठीक है। तो कॉपर में भी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ हो गया 3p6 3d10। अब जब दोनों का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या कह सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने ये देखा जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट था 4s ऑर्बिटल में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, यहाँ पे इज लिख लो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4s ऑर्बिटल, दोनों के लिए, ये बात दोनों के लिए हो रही है। इन्वॉल्व इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब फर्स्ट आयनाइजेशन में, इन्वॉल्व इन फर्स्ट आयनाइजेशन लिखेंगे इसको, ठीक है। आयनाइजेशन, इन्वॉल्व इन फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए वो कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 4s के, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल, जो अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 3d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और वो ही क्या करेंगे, विल पार्टिसिपेट इन सेकेंड आयनाइजेशन। अब वो सेकेंड आयनाइजेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, ठीक है। जो सेकेंड आयनाइजेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 3D में प्रेजेंट है, 3D में प्रेजेंट है, ठीक है। बट इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल बात नहीं है, इस जगह की बात हो रही है, तो इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, डिफिकल्ट, बिकॉज Cr प्लस हैज नाउ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, जो Cr है हमारा वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया है, एंड कॉपर हैज कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दैट्स व्हाई कॉपर एंड chromium show anomalously high second ionization, यहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लिखेंगे, आयनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो क्रोमियम है और कॉपर है वो एनोमलसली, मतलब डिफरेंटली या फिर इन सब के कंट्रास्ट में हाई आयनाइजेशन, हाई सेकेंड आयनाइजेशन शो करेगा। और ये जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत स्टेबल है। ये लाइन लिखना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। तो अब हमने क्या कहा वो एक बार सुन लेते हैं। यहाँ पे नाउ की जगह स्टेबल कर लो, ठीक है। तो कभी कभी लिखने में गलती हो सकती है लेकिन चीजें सही मिलेंगी, ठीक है। तो क्या है, क्रोमियम का जब फर्स्ट आयनाइजेशन हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। कॉपर का जब फर्स्ट आयनाइजेशन हुआ तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। जब दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल गए, जब दोनों के इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जो बाद बाद में बचा तो क्रोमियम के पास स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा। कॉपर के पास स्टेबल फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन जो 4s में बचा था, 4s ऑर्बिटल में था, वो निकल गया, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में है। ये सेकेंड आयनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बट इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। इन नहीं, यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, कहाँ से, डी ऑर्बिटल से, ठीक है। बिकॉज जो Cr है, Cr प्लस जो है, हैज अ स्टेबल half filled electronic configuration, and copper plus has a stable completely filled electronic configuration. That's why copper and chromium show anomalously high second ionization energy. ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग 4 नंबर का भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग 3 नंबर का, अपने अकॉर्डिंग 2 नंबर का। तो ये फुल लेंथ इसका आंसर था। अब इसमें और थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो इन सब के बारे में 1-2 लाइन और लिख सकते हैं और उसको हम 4 नंबर का बना सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जो लेंथ है वो प्रॉपर है, वो 2 नंबर के हिसाब से भी लिख सकते हैं आप, 3 नंबर के, 4 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो जो भी जिस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा हो उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। और इस लेवल पे अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस लेवल पे पता होना चाहिए कि किस तरह से आंसर देना है, ठीक है। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, EMRS, LT ग्रेड और KVS NVS वाले जो भी रिटन एग्जाम है उनकी प्रैक्टिस, क्योंकि जो बच्चे दे चुके हैं एग्जाम्स उनको पता होगा कि उनका होगा कि नहीं होगा। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर जो बच्चे BSc या MSc के लिए पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।